Q1 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि है। 2. सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण धन की क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा बार से सही है? रट हुए हैं। ए ज केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए केवल 1। विस्तार से वर्णन। मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि है, जिसका अर्थ है कि एक ही राशि से आप पहले की तुलना में कम सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। इसलिए जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो पैसे की क्रय शक्ति घट जाती है, न कि बढ़ती है। अतः कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। Q2 मुद्रास्फीति क्या है? ए. वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी। बी. वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। सी. किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य। डी. बेरोजगारी दरों का एक उपाय। सही उत्तर बी. वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। विस्तार से वर्णन। जैसा कि पहले बताया गया है, मुद्रास्फीति का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे प्रति इकाई मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ये समय के साथ कीमतों में सामान्य निरंतर वृद्धि की स्थिति को दर्शाता है। Q3 मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि आमतौर पर मुद्रास्फीति का कारण कैसे बनती है? ए. उपभोक्ता खर्च को कम करके। बी. वस्तुओं की समग्र मांग को कम करके। सी. वस्तुओं की क्रय शक्ति और समग्र मांग को बढ़ाकर। डी. व्यावसायिक निवेश को कम करके। सही उत्तर सी. वस्तुओं की क्रय शक्ति और समग्र मांग को बढ़ाकर। विस्तार से वर्णन। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे अंततः कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति होती है। ये सिद्धांत मांग प्रेरित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक प्रमुख कारण है। Q4 भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ए. ये मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है और मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। बी. ये मुद्रा आपूर्ति को कम करता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। सी. ये ब्याज दरों को कम करता है और खर्च को बढ़ावा देता है। डी. इसका मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही उत्तर बी. यह मुद्रा आपूर्ति को कम करता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। विस्तार से वर्णन। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारत सरकार मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए नीतियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए RBI ब्याज दरों को बढ़ा सकता है, जिससे उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है और खर्च कम होता है। सरकार राजकोषीय उपायों का उपयोग कर सकती है, जैसे कर बढ़ाना या सरकारी खर्च कम करना। इन सभी उपायों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को कम करना है। Q5 अपस्फीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी को संदर्भित करता है। 2. इसे नकारात्मक मुद्रास्फीति की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए ज केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी 1 और 2। विस्तार से वर्णन। अपस्फीति मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार घट रही हैं। यह नकारात्मक मुद्रास्फीति की अवधि है। अपस्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। Q6 अपस्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए. यह तब होता है जब वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर समय के साथ घटता है। बी. अपस्फीति के मुख्य कारणों में से एक मुद्रा आपूर्ति में कमी है। सी. अपस्फीति को आमतौर पर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के संकेत के रूप में देखा जाता है। डी. अपस्फीति के कारण कीमतों में गिरावट के साथ उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होती है। सही उत्तर सी. अपस्फीति को आमतौर पर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के संकेत के रूप में देखा जाता है। विस्तार से वर्णन। अपस्फीति को अक्सर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के संकेत के रूप में नहीं देखा जाता है। यह अक्सर एक मंदी का संकेत होता है, क्योंकि कीमतों में गिरावट से कंपनियों का मुनाफा कम होता है, जिससे वे उत्पादन कम कर सकते हैं और नौकरी में कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता कीमतों के और गिरने की उम्मीद में खर्च करना टाल सकते हैं, जिससे मांग और कम हो जाती है। Q7 पुनःस्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए. इसे अपस्फीति या मंदी से निपटने के लिए लागू किया जाता है। बी. सरकारी खर्च में वृद्धि एक सामान्य रिफ्लेशनरी उपाय है। सी. इससे वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी आती है। डी. इसे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही उत्तर सी. इससे वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी आती है। विस्तार से वर्णन। पुनःस्फीति रेफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को एक स्वस्थ स्तर तक बढ़ाना है, ताकि अपस्फीति या मंदी से लड़ा जा सके। इसका मतलब है कि ये वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि करती है, न कि कमी।
सरकारी खर्च में वृद्धि और करों में कमी जैसी नीतियां पुनःस्फीति के सामान्य उपाय हैं। Q8 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में सामान्य कमी को संदर्भित करती है। बी. अपस्फीति नकारात्मक मुद्रास्फीति दरों को संदर्भित करती है। सी. अपस्फीति पैसे के वास्तविक मूल्य को कम करती है। डी. पुनःस्फीति नीतियों का उपयोग अपस्फीति दबावों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर डी. पुनःस्फीति नीतियों का उपयोग अपस्फीति दबावों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। विस्तार से वर्णन। ये कथन सही है क्योंकि पुनःस्फीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कीमतों को बढ़ाकर अपस्फीति को रोकना है। अन्य कथन गलत हैं। मुद्रास्फीति मूल्य स्तर में कमी नहीं बल्कि वृद्धि है। अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन का अर्थ है मुद्रास्फीति की दर में गिरावट, जबकि अपस्फीति डिफ्लेशन नकारात्मक मुद्रास्फीति है। अपस्फीति से पैसे का वास्तविक मूल्य बढ़ता है, न कि घटता है। Q9 पूर्ण रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? AD इक्वल समग्र मांग AS इक्वल समग्र आपूर्ति। A. AD greater than AS. B. AD less than AS. C. AD equals AS. D. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर C. AD equals AS। विस्तार से वर्णन। पूर्ण रोजगार की स्थिति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग AD समग्र आपूर्ति AS के बराबर होती है। इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही होती है और बेरोजगारी न्यूनतम होती है। Q10 किस अर्थशास्त्री ने कहा कि आपूर्ति स्वयं मांग पैदा करती है? ए. जो एडम स्मिथ। बी. जेबी से सी. ग्रे जॉन स्टुअर्ट मिल। डी. थॉमस मॉल्थस। सही उत्तर बी. जेबी। विस्तार से वर्णन। ये प्रसिद्ध कथन से का नियम सेज लॉ के रूप में जाना जाता है, जिसे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट से जॉन बैप्टिस्ट से ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में उत्पादन आपूर्ति अपने लिए पर्याप्त मांग पैदा करती है। Q11 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक अपस्फीति के परिणाम का वर्णन करता है? ए. कम परिचालन लागत के कारण अधिक लाभ। बी. वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग। सी. श्रमिकों की बढ़ती भर्ती। डी. कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन। सही उत्तर बी. वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग। विस्तार से वर्णन। लंबे समय तक अपस्फीति की स्थिति में कीमतों में लगातार गिरावट से उपभोक्ता भविष्य में और कम कीमतों की उम्मीद में खर्च करने से बचते हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भारी कमी आती है, जो आर्थिक मंदी का कारण बन सकती है। Q12 अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति और अपस्फीति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. मुद्रास्फीति के प्रभाव से मजदूरी कम होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। 2. अपस्फीति के प्रभाव से मजदूरी कम होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। 3. मुद्रास्फीति के प्रभाव से उत्पादन बढ़ता है और धन का मूल्य घटता है। 4. अपस्फीति के प्रभाव से उत्पादन कम होता है और मजदूरी कम होती है। सही उत्तर बी. केवल 2, 3 और 4। विस्तार से वर्णन। कथन एक गलत है। मुद्रास्फीति के दौरान आमतौर पर मजदूरी बढ़ती है, लेकिन कीमतों में वृद्धि से मजदूरी का वास्तविक मूल्य कम हो सकता है। ये बेरोजगारी को कम करने में भी मदद कर सकता है। कथन 2 सही है। अपस्फीति से मांग और उत्पादन में कमी आती है, जिससे मजदूरी और रोजगार में कमी आती है। कथन 3 सही है। मुद्रास्फीति से उत्पादन बढ़ सकता है, क्योंकि व्यवसाय अधिक मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाते हैं, साथ ही पैसे का मूल्य क्रय शक्ति घटता है। कथन 4 सही है। अपस्फीति से उत्पादन कम होता है क्योंकि मांग घटती है, जिससे कंपनियों को लागत कम करने के लिए मजदूरी और नौकरियों में कटौती करनी पड़ती है। Q13 अर्थव्यवस्था में शब्दावली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? 1. स्लोडाउन आर्थिक विकास में क्रमिक कमी को संदर्भित करती है। 2. अति मंदी आर्थिक गतिविधियों में एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदी है। 3. आर्थिक मेल्टडाउन वित्तीय बाजारों का अचानक, चरम और व्यापक पतन है। सही उत्तर डी. 1, 2 और 3। विस्तार से वर्णन। ये सभी परिभाषाएं सही हैं। स्लोडाउन यह आर्थिक विकास की दर में क्रमिक कमी है। अति मंदी डिप्रेशन यह आर्थिक गतिविधि में एक गहरी और लंबे समय तक चलने वाली गिरावट है, जो मंदी से भी अधिक गंभीर होती है। मेल्टडाउन यह वित्तीय प्रणाली या बाजारों के अचानक और व्यापक पतन को संदर्भित करता है। Q14 अर्थव्यवस्था में शब्दावली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? 1. जब किसी वित्तीय वर्ष में हर तिमाही में विकास दर कम होती है तो उसे स्लोडाउन कहा जाता है। 2. जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी एक तिमाही में सकारात्मक विकास दर होती है तो उसे संकुचन कहा जाता है। 3. जब किसी वित्तीय वर्ष में लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक विकास दर होती है तो उसे मंदी कहा जाता है। 4. जब अर्थव्यवस्था में मंदी लंबे समय तक बनी रहती है तो ये अति मंदी का रूप ले लेती है। 5. जब शेयर बाजार में अचानक गिरावट आती है तो उसे मेल्टडाउन कहा जाता है। सही उत्तर C, 1, 3, 4 और 5। विस्तार से वर्णन।
कथन 1 सही है। यह स्लोडाउन की परिभाषा है। कथन 2 गलत है। संकुचन कंट्रैक्शन का अर्थ है नकारात्मक वृद्धि, जबकि सकारात्मक विकास दर इसका विपरीत है। कथन 3 सही है। लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि को मंदी, रिसेशन कहा जाता है। कथन 4 सही है। अति मंदी, डिप्रेशन एक लंबी और गंभीर मंदी होती है। कथन 5 सही है। यह आर्थिक मेल्टडाउन की परिभाषा है। Q15 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में कहा गया है। कथन ए मुद्रास्फीति जनित मंदी के परिणामस्वरूप गरीबी का स्तर बढ़ सकता है। कारण आर उच्च बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं की सामर्थ्य को कम करती हैं। सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। विस्तार से वर्णन। मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ती हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि उच्च बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें लोगों की क्रय शक्ति को कम कर देती हैं, जिससे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है और गरीबी बढ़ती है। Q16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1. कीमतों में सालाना 3% तक की वृद्धि को रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। 2. कीमतों में सालाना 4% से 5% तक की वृद्धि को मध्यम रूप से चलती टोटलिंग हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। 3. कीमतों में सालाना 50% तक की वृद्धि को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? सही उत्तर बी केवल 3। विस्तार से वर्णन। कथन 1 सही है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्रीपिंग इन्फ्लेशन में कीमतें सालाना 3% या उससे कम की दर से बढ़ती हैं। कथन 2 सही है। मध्यम रूप से चलती मुद्रास्फीति ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन में कीमतें सालाना 3% से 10% के बीच बढ़ती हैं। 4-5% की दर इसी श्रेणी में आती है। कथन 3 गलत है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति रनिंग इन्फ्लेशन तब होती है जब कीमतें सालाना 10% से 20% तक बढ़ती हैं। 50% तक की वृद्धि को सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति गैलपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। Q17 भारत में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा FITF किस समिति की सिफारिश के आधार पर अपनाई गई थी? ए. रंगराजन समिति, बी. उर्जित पटेल समिति, सी. तारापोर समिति, डी. नचिकेत मोर समिति। सही उत्तर बी. उर्जित पटेल समिति। विस्तार से वर्णन। भारत में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रूपरेखा को उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया था। इस रूपरेखा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य दिया गया है। Q18 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए विस्तारवादी राजकोषीय नीति से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। कारण आर इसमें मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना और करों को कम करना शामिल है। सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विस्तार से वर्णन। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाना है। यह सरकारी खर्च को बढ़ाकर और या करों को कम करके किया जाता है। जब सरकार अधिक खर्च करती है और कम राजस्व करों से कमाती है तो इसका परिणाम राजकोषीय घाटा होता है। इस प्रकार कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। Q19 उद्देश्य के आधार पर भारत में राजकोषीय नीति के प्रकार क्या हैं? 1. विस्तारवादी राजकोषीय नीति, 2. संकुचनकारी राजकोषीय नीति, 3. तटस्थ राजकोषीय नीति, 4. विवेकाधीन राजकोषीय नीति। सही उत्तर ए 1, 2 और 3। विस्तार से वर्णन। उद्देश्य के आधार पर राजकोषीय नीति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। विस्तारवादी नीति एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाती है। संकुचनकारी नीति कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को धीमा करने के लिए उपयोग की जाती है। तटस्थ नीति न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी जब अर्थव्यवस्था स्थिर होती है तो सरकारी खर्च और कराधान का अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। विवेकाधीन राजकोषीय नीति डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी इन 3 प्रकारों को लागू करने का एक तरीका है, लेकिन यह उद्देश्य आधारित वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। Q20 निम्नलिखित शब्दों को उनकी सही परिभाषाओं से सुमेलित करें। शब्द ए राजकोषीय विवेक, बी राजकोषीय ड्रैग, सी राजकोषीय ग्लाइड, डी राजकोषीय स्लिपेज। परिभाषाएं। 1. राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी। 2. कर या व्यय में परिवर्तन के कारण आर्थिक गतिविधि में अचानक गिरावट। 3. मुद्रास्फीति के कारण करदाता उच्च कर ब्रैकेट में चले जाते हैं। 4. राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी। सही उत्तर A2, B4, C1, D3। विस्तार से वर्णन। राजकोषीय विवेक
A2 कर या व्यय में बदलाव के कारण आर्थिक गतिविधि में अचानक और महत्वपूर्ण गिरावट को संदर्भित करता है। राजकोषीय ड्रैग B4 ये एक ऐसी स्थिति है जहां मुद्रास्फीति लोगों की आय को बढ़ाती है, जिससे वे उच्च कर ब्रैकेट में चले जाते हैं और सरकार को अधिक कर मिलता है, भले ही उनकी वास्तविक क्रय शक्ति में कमी आई हो। इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक ड्रैग माना जाता है। ये उत्तर विकल्प में B4 दिया गया है, जो गलत है। सही मिलान B3 होना चाहिए। सही मिलान होना चाहिए। A2 राजकोषीय ड्रैग माइनस मुद्रास्फीति के कारण करदाता उच्च कर ब्रैकेट में चले जाते हैं। B3 राजकोषीय ग्लाइड, राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी। C1 राजकोषीय स्लिपेज, राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी। D4 राजकोषीय विवेक माइनस कर या व्यय में परिवर्तन के कारण आर्थिक गतिविधि में अचानक गिरावट। दिए गए विकल्पों और दस्तावेज के आधार पर सही उत्तर A2 B4 C1 D3 है। हालांकि यहाँ कुछ परिभाषाएं और उनके मिलान में त्रुटि प्रतीत होती है। A2 राजकोषीय विवेक फिस्कल डिस्क्रेशन का अर्थ अचानक गिरावट नहीं है। B4 राजकोषीय ड्रैग फिस्कल ड्रैग का अर्थ राजकोषीय घाटे में कमी नहीं है। C1 राजकोषीय ग्लाइड फिस्कल ग्लाइड का अर्थ लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी नहीं है। D3 राजकोषीय स्लिपेज फिस्कल स्लिपेज का अर्थ कर ब्रैकेट में बदलाव नहीं है। दिए गए दस्तावेज में सही उत्तर A2 B4 C1 D3 है, जो इन विकल्पों के साथ मेल खाता है। प्रश्न 21। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 मांग जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है। 2 लागत जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन या आपूर्ति में गिरावट के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प A केवल 1 B केवल 2 C1 और 2 दोनों D, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर C1 और 2 दोनों। व्याख्या मांग जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उनकी कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन लागत में वृद्धि या आपूर्ति में कमी के कारण कीमतें बढ़ती हैं। दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 22। प्रश्न मौद्रिक नीति समिति की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? विकल्प A बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 B, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 C, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 D, कंपनी अधिनियम 2013। सही उत्तर B भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। व्याख्या मौद्रिक नीति समिति MPC की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। प्रश्न 23। प्रश्न भारत की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? विकल्प A 4 B 6 C 8 D 9। सही उत्तर B 6। व्याख्या मौद्रिक नीति समिति MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 भारतीय रिजर्व बैंक से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। प्रश्न 24। प्रश्न मांग जनित मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। 2 राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण। 3 रुपये का अवमूल्यन। 4 अप्रत्यक्ष कर दरों में गिरावट। 5 घाटे का वित्त पोषण। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। विकल्प A 1 2 और 3 B 2 3 और 4 C 1 2 3 और 5 D 1 2 4 और 5। सही उत्तर C 1 2 3 और 5। व्याख्या मांग जनित मुद्रास्फीति के कारणों में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, राजकोषीय प्रोत्साहन, रुपये का अवमूल्यन और घाटे का वित्त पोषण शामिल हैं। प्रश्न 25। प्रश्न मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प A प्रधानमंत्री, B वित्त मंत्री, C भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, D आर्थिक मामलों के सचिव। सही उत्तर C भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। व्याख्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न 26। प्रश्न मौद्रिक नीति समिति MPC के बाहरी सदस्यों का कार्यकाल होता है। विकल्प A 2 वर्ष, B 4 वर्ष, C 5 वर्ष, D 6 वर्ष। सही उत्तर B 4 वर्ष। व्याख्या मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है। प्रश्न 27। प्रश्न लागत जनित मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी। 2 अप्रत्यक्ष करों में कमी। 3 मुद्रा का मूल्य ह्रास। 4 आपूर्ति श्रृंखला विकृति। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। विकल्प A 1 2 और 3 B 2 3 और 4 C 1 3 और 4 D 1 2 4 और 5। सही उत्तर C 1 3 और 4। व्याख्या लागत जनित मुद्रास्फीति के कारणों में वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी, मुद्रा का मूल्य ह्रास और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान शामिल हैं। प्रश्न 28।
प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में मतदान के दौरान बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत कौन डालता है? विकल्प ए वित्त मंत्री, बी आरबीआई गवर्नर, सी मुख्य आर्थिक सलाहकार, डी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। सही उत्तर बी आरबीआई गवर्नर। व्याख्या, एमपीसी में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है। प्रश्न 29। प्रश्न, एमपीसी के निर्माण की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? विकल्प ए रंगराजन समिति, बी उर्जित पटेल समिति, सी केलकर समिति, डी नरसिम्हम समिति। सही उत्तर बी उर्जित पटेल समिति। व्याख्या, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के गठन की सिफारिश उर्जित पटेल समिति ने की थी। प्रश्न 30। प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मौद्रिक नीति रुख की समीक्षा करने के लिए एमपीसी की द्विवार्षिक बैठक होती है। 2. इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। 3. एमपीसी की स्थापना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा की गई थी। 4. एमपीसी में निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 2 और 4। सही उत्तर डी केवल 2 और 4। व्याख्या, कथन 1 गलत है क्योंकि एमपीसी की बैठकें साल में कम से कम 4 बार होती हैं। कथन 2 सही है क्योंकि इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 भारतीय रिजर्व बैंक से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित। कथन 3 गलत है क्योंकि एमपीसी की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। कथन 4 सही है क्योंकि एमपीसी में निर्णय बहुमत से किए जाते हैं और बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है। प्रश्न संख्या 31। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए एमपीसी के निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी हैं। बी आरबीआई गवर्नर एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है। सी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का होना अनिवार्य है। डी एमपीसी की बैठक साल में कम से कम 3 बार होती है। उत्तर डी एमपीसी की बैठक साल में कम से कम 3 बार होती है। विवरण, दस्तावेज के अनुसार ये कथन कि एमपीसी की बैठक साल में कम से कम 3 बार होती है गलत है। प्रश्न संख्या 32। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बाहरी सदस्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2. उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है बिना पुनर्नियुक्ति के। 3. उनका चयन अर्थशास्त्र या वित्त में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है। 4. उनके पास आरबीआई गवर्नर के निर्णयों पर वीटो शक्ति है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर ए केवल 1, 2 और 3। विवरण, दस्तावेज के अनुसार एमपीसी के बाहरी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल 4 साल का होता है और वे फिर से नियुक्त नहीं हो सकते हैं। उनका चयन अर्थशास्त्र या वित्त के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है। उनके पास आरबीआई गवर्नर के निर्णयों पर वीटो शक्ति नहीं होती है, इसलिए चौथा कथन गलत है। प्रश्न 33। प्रश्न, ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड में क्या अंतर है? विकल्प ए ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक होती है। बी ट्रेजरी बिल अल्पकालिक उधार के लिए जारी किए जाते हैं जबकि सरकारी बॉन्ड दीर्घकालिक उधार के लिए होते हैं। सी ट्रेजरी बिल आवधिक ब्याज देते हैं जबकि सरकारी बॉन्ड नहीं देते। डी दोनों में कोई अंतर नहीं है। सही उत्तर बी ट्रेजरी बिल अल्पकालिक उधार के लिए जारी किए जाते हैं जबकि सरकारी बॉन्ड दीर्घकालिक उधार के लिए होते हैं। विवरण, ट्रेजरी बिल, टी बिल्स और सरकारी बॉन्ड दोनों ही सरकार द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं, लेकिन उनकी परिपक्वता अवधि में एक महत्वपूर्ण अंतर है। ट्रेजरी बिल ये अल्पकालिक ऋण साधन हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है, आमतौर पर 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि इन पर कोई आवधिक ब्याज पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इसके बजाय इन्हें अंकित मूल्य फेस वैल्यू से कम कीमत पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, जिससे निवेशक को लाभ होता है। सरकारी बॉन्ड ये दीर्घकालिक ऋण साधन हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक होती है, जो 5, 10, 20 या 30 साल तक हो सकती है। इन पर आमतौर पर नियमित अंतराल पर ब्याज, जिसे कूपन भुगतान कहते हैं, दिया जाता है और परिपक्वता पर मूलधन वापस कर दिया जाता है। इसलिए विकल्प बी सही है क्योंकि ये इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यानी उनकी परिपक्वता अवधि को सही ढंग से दर्शाता है। प्रश्न संख्या 34। निर्मित मुद्रास्फीति को निम्न नामों से भी जाना जाता है। ए मांग जनित मुद्रास्फीति, बी लागत जनित मुद्रास्फीति,
सी सर्पिल मुद्रास्फीति, डी रत मुद्रास्फीति। उत्तर सी सर्पिल मुद्रास्फीति। विवरण: दस्तावेज के अनुसार निर्मित मुद्रास्फीति को सर्पिल मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार हैं? 1. ट्रेजरी बिल, 2. दिनांकित सरकारी बॉन्ड, 3. वाणिज्यिक पत्र, 4. शून्य कूपन बॉन्ड। सही विकल्प चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 2 और 3। उत्तर बी केवल 1, 2 और 4। विवरण: दस्तावेज के अनुसार ट्रेजरी बिल, दिनांकित सरकारी बॉन्ड और शून्य कूपन बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार हैं। वाणिज्यिक पत्र एक सरकारी प्रतिभूति नहीं है, बल्कि एक असुरक्षित अल्पकालिक व्यावसायिक ऋण है। प्रश्न संख्या 36, शुद्ध मांग और सावधि देयताओं एनडीटीएल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एनडीटीएल में मांग देयता में चालू खाते और मांग जमा शामिल हैं। 2. एनडीटीएल में समय देयताओं में सावधि जमा और आवर्ती जमा शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। विवरण: दस्तावेज के अनुसार दोनों कथन सही हैं। मांग देयताओं में चालू खाता और मांग जमा शामिल हैं, जबकि समय देयताओं में सावधि जमा और आवर्ती जमा शामिल हैं। इसलिए कोई भी कथन गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 37, शुद्ध मांग और सावधि देयताओं एनडीटीएल की गणना कैसे की जाती है? ए. कुल मांग देयताओं में से कुल आरक्षित निधि घटाएं। बी. कुल मांग और सावधि देयताओं में से अंतर बैंक देनदारियां घटाएं। सी. कुल सावधि जमा में से विदेशी देयताएं घटाएं। डी. कुल नकद भंडार में से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां घटाएं। उत्तर बी. कुल मांग और सावधि देयताओं में से अंतर बैंक देनदारियां घटाएं। विवरण: दस्तावेज के अनुसार एनडीटीएल की गणना करने का सही तरीका कुल मांग और सावधि देयताओं में से अंतर बैंक देनदारियां घटाना है। प्रश्न संख्या 38, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए हेडलाइन मुद्रास्फीति मूल्य स्तरों में समग्र परिवर्तन को दर्शाती है। कारण आर, इसमें खाद्य और ऊर्जा सहित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के सभी घटक शामिल हैं। कूट ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। डी ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है। उत्तर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। विवरण: दस्तावेज के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति वास्तव में समग्र मूल्य स्तरों में परिवर्तन को दर्शाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें खाद्य और ऊर्जा सहित सीपीआई के सभी घटक शामिल होते हैं। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन है? ए रेपो दर, बी नैतिक दबाव, सी मुक्त बाजार प्रचलन, डी बैंक दर। उत्तर बी नैतिक दबाव। विवरण: दस्तावेज के अनुसार नैतिक दबाव मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक साधन है। रेपो दर, मुक्त बाजार प्रचलन और बैंक दर सभी मात्रात्मक साधन हैं जो अर्थव्यवस्था में तरलता को सीधे प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित का मिलान करें। ए मुख्य मुद्रास्फीति -1, अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर। बी हेडलाइन मुद्रास्फीति -2, सभी सीपीआई घटक शामिल हैं। सी सिकुड़न मुद्रास्फीति 3, उत्पाद का आकार कम, कीमत समान। डी स्टैगफ्लेशन -4, क्षेत्र विशिष्ट मूल्य वृद्धि। कूट A1, B2, C3, D-4, B A2, B1, C3, D-4, C A2, B4, C3, D-1, D A4, B2, C-1, D3। उत्तर A1, B2, C3, D4। विवरण: दस्तावेज के अनुसार सही मिलान इस प्रकार है। मुख्य मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन अस्थिर वस्तुओं जैसे खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर मापी जाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी सीपीआई घटक शामिल होते हैं। सिकुड़न मुद्रास्फीति श्रिंकफ्लेशन में उत्पाद का आकार कम हो जाता है जबकि कीमत समान रहती है। स्टैगफ्लेशन शब्द का प्रयोग क्षेत्र विशिष्ट मूल्य वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रश्न 41, प्रश्न राजकोषीय समेकन से आमतौर पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। विकल्प: ए कम राजकोषीय घाटा और संधारणीय ऋण स्तर, बी उच्च सरकारी उधार, सी बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, डी सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि। सही उत्तर ए कम राजकोषीय घाटा और संधारणीय ऋण स्तर। विवरण:
राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन सरकार की एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य अपने राजस्व को बढ़ाना जैसे कर बढ़ाना और खर्चों को कम करना जैसे सब्सिडी या गैर आवश्यक खर्चों में कटौती करना है। इसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना है। इस नीति का सीधा परिणाम राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट को कम करना और सार्वजनिक ऋण को एक टिकाऊ स्तर पर लाना होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर है और इसका कम होना अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। एक स्थायी ऋण स्तर सस्टेनेबल डेट लेवल का मतलब है कि सरकार आसानी से अपने ऋणों का प्रबंधन कर सकती है जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। प्रश्न 42 निम्नलिखित में से किसे छूट दर के रूप में भी जाना जाता है? विकल्प ए रेपो दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी सीमांत स्थायी सुविधा दर, डी बैंक दर। सही उत्तर डी बैंक दर। विवरण बैंक दर को छूट दर भी कहा जाता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसका उपयोग विनिमय के बिलों बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छूट पर बेचने या पुनर्खरीद के लिए करता है। प्रश्न 43 निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन है? विकल्प ए नैतिक दबाव, बी ऋण राशनिंग, सी नकद आरक्षित अनुपात, डी जनजागरूकता अभियान। सही उत्तर सी नकद आरक्षित अनुपात। विवरण मौद्रिक नीति के मात्रात्मक साधनों में वो उपकरण शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा और लागत को नियंत्रित करते हैं। नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा ही साधन है। नैतिक दबाव और ऋण राशनिंग गुणात्मक साधन है। प्रश्न 44 प्रश्न जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बिना वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है तो कौन सी दर पर विचार किया जाता है? विकल्प ए रेपो दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी बैंक दर, डी सीमांत स्थायी सुविधा। सही उत्तर सी बैंक दर। विवरण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के तहत कई उपकरण उपयोग किए जाते हैं और हर उपकरण का एक विशिष्ट कार्य होता है। बैंक दर बैंक रेट ये वो दर है जिस पर आरबीआई बिना किसी सरकारी प्रतिभूति कोलैटरल के वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म ऋण देता है। बैंक दर रेपो दर से अलग है क्योंकि रेपो दर में सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना आवश्यक होता है और ये अल्पकालिक लेनदेन के लिए होती है। रेपो दर रेपो रेट ये वो दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से अल्पकालिक शॉर्ट टर्म उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो दर रिवर्स रेपो रेट ये वो दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक उधार लेता है। सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ यह एक आपातकालीन सुविधा है जिसके तहत बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर एक दिन के लिए आरबीआई से उधार ले सकते हैं। चूंकि प्रश्न में बिना सरकारी प्रतिभूतियों और दीर्घकालिक ऋण का उल्लेख है इसलिए इसका सही उत्तर बैंक दर है। प्रश्न 45 फिलिप्स वक्र के बारे में सही कथनों की पहचान करें। 1 ये अल्पावधि में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। 2 दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर लंबवत होता है। 3 यह आपूर्ति पक्ष आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। विवरण फिलिप्स वक्र अल्पावधि में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसका दीर्घकालिक संस्करण बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर एक लंबवत रेखा है। ये मांग पक्ष की नीतियों से संबंधित है न कि आपूर्ति पक्ष की नीतियों से। प्रश्न 46 रेपो दर में रेपो का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए रिटर्न परचेज ऑपरेशन, बी रीपरचेजिंग ऑप्शन, सी री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑपरेशन, डी रिवर्स परचेज ऑप्शन। सही उत्तर बी रीपरचेजिंग ऑप्शन। विवरण रेपो का मतलब रीपरचेजिंग ऑप्शन रीपरचेजिंग ऑप्शन होता है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक उधार देने के लिए किया जाता है। प्रश्न 47 भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? 1 थोक मूल्य सूचकांक WPI, 2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, 3 GDP अपस्फीति कारक, 4 उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI। विकल्प A1 और 3, B2 और 3, C1 3 और 4, D1 2 और 3। सही उत्तर D1 2 और 3। विवरण भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और GDP अपस्फीति कारक GDP डिफ्लेटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 48 निम्नलिखित में से कौन नीति दर में शामिल नहीं है? 1 बैंक दर, 2 रेपो दर, 3 सीमांत स्थायी सुविधा दर, 4 रिवर्स रेपो दर, 5 नकद आरक्षित अनुपात। विकल्प A 1 2 3 और 4, B 2
3, 4 और 5, C 1, 2 और 4, D 3, 4 और 5। सही उत्तर A 1, 2, 3 और 4। विवरण: नीति दरें वे दरें हैं जिनका उपयोग आरबीआई मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए करता है। बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर और रिवर्स रेपो दर सभी नीति दरें हैं। नकद आरक्षित अनुपात CRR एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति साधन है, लेकिन ये सीधे तौर पर एक नीति दर नहीं है। प्रश्न 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रिवर्स रेपो दर को विनिमय बिलों की पुनर्कटौती के रूप में भी जाना जाता है। 2. रेपो दर को बेंचमार्क नीति दर के रूप में जाना जाता है। 3. मौद्रिक संचरण तंत्र को रेपो दर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विकल्प: A केवल 2, B केवल 2 और 3, C 1, 2 और 3, D केवल 1 और 3। सही उत्तर B केवल 2 और 3। विवरण: रेपो दर को बेंचमार्क नीति दर माना जाता है। मौद्रिक संचरण तंत्र, जिसमें मौद्रिक नीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था में फैलता है, को रेपो दर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विनिमय बिलों की पुनर्कटौती से संबंधित दर बैंक दर है, न कि रिवर्स रेपो दर। प्रश्न 50, रिवर्स रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प: A वाणिज्यिक बैंकों को धन उपलब्ध कराकर बैंकिंग प्रणाली में तरलता लाना। B वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेकर और अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। C वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋणों पर ब्याज दरें निर्धारित करना। D वाणिज्यिक बैंकों से सरकार के लिए उधार लेने की लागत निर्धारित करना। सही उत्तर B वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेकर और अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। विवरण: रिवर्स रेपो दर वो दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अतिरिक्त धन रखते हैं। इस प्रक्रिया से बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता कम होती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। Q51 प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A केवल थोक वस्तुओं की कीमत पर आधारित मुद्रास्फीति का एक उपाय। B घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमत का एक माप। C विनिर्माण स्तर पर मुद्रास्फीति का एक माप। D कृषि उत्पादों की कीमत में परिवर्तन का एक माप। सही उत्तर B घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमत का एक माप। विवरण: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति का एक प्रमुख उपाय है जो परिवहन, भोजन और चिकित्सा देखभाल जैसी वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के लिए शहरी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों में औसत परिवर्तन को ट्रैक करता है। यह परिवारों के लिए जीवन की लागत को दर्शाता है। Q52 प्रश्न: निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की गणना भारत में श्रम ब्यूरो द्वारा नहीं की जाती है? A औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, B ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI, C शहरी उपभोक्ताओं के लिए CPI, D कृषि श्रमिकों के लिए CPI। सही उत्तर C शहरी उपभोक्ताओं के लिए CPI। विवरण: श्रम ब्यूरो, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक हिस्सा है, औद्योगिक श्रमिकों CPIIW, कृषि श्रमिकों CPIAL और ग्रामीण मजदूरों CPIRL के लिए CPI की गणना करता है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए CPI CPIU एक अलग सूचकांक नहीं है। इसके बजाय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त CPI CPIC की गणना करता है। Q53 प्रश्न: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO निम्नलिखित में से किस CPI सूचकांक की गणना करता है? 1 ग्रामीण के लिए CPI, 2 शहरी के लिए CPI, 3 संयुक्त क्षेत्रों के लिए CPI, 4 औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI। विकल्प: A 1 और 3, B 2 और 3, C 1, 2 और 3, D 2, 3 और 4। सही उत्तर C 1, 2 और 3। विवरण: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ग्रामीण, शहरी और संयुक्त ग्रामीण जोड़ शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की गणना के लिए जिम्मेदार है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI CPIIW की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। Q54 प्रश्न: सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर का प्राथमिक कार्य क्या है? A वाणिज्यिक बैंकों के लिए दीर्घकालिक उधार सुविधा प्रदान करना। B वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन स्थिति में RBI से रातों रात उधार लेने की अनुमति देना। C वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रातों रात उधार लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित करना। D बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की तरलता को नियंत्रित करना। सही उत्तर B वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन स्थिति में RBI से रातों रात उधार लेने की अनुमति देना। विवरण: सीमांत स्थायी सुविधा MSF भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बनाई गई एक विशेष सुविधा है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में तरलता की गंभीर कमी होने पर अंतिम उपाय के रूप में रातों रात RBI से धन उधार ले सकते हैं।
Q55 प्रश्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और थोक मूल्य सूचकांक WPI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A CPI व्यवसायों के लिए अधिक प्रासंगिक है क्योंकि ये थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। B CPI में खाद्य, पेय पदार्थ और आवास जैसी वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन इसमें सेवाएं शामिल नहीं हैं। C WPI उपभोक्ताओं के लिए अधिक प्रासंगिक है क्योंकि ये उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर नज़र रखता है। D WPI में शामिल वस्तुओं की संख्या 697 है, जबकि CPI में शामिल वस्तुओं की संख्या ग्रामीण के लिए 448 और शहरी के लिए 460 है। सही उत्तर D WPI में शामिल वस्तुओं की संख्या 697 है, जबकि CPI में शामिल वस्तुओं की संख्या ग्रामीण के लिए 448 और शहरी के लिए 460 है। विवरण: ये कथन सही है। थोक मूल्य सूचकांक WPI की टोकरी में 697 वस्तुएं हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की टोकरी विशेष रूप से CPI संयुक्त में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 448 और शहरी क्षेत्रों के लिए 460 वस्तुएं हैं। कथन A, B और C गलत हैं क्योंकि CPI खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है और इसमें सेवाएं शामिल हैं, जिससे ये उपभोक्ताओं के लिए अधिक प्रासंगिक है, जबकि WPI व्यवसायों के लिए अधिक प्रासंगिक है। Q56 प्रश्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में निम्नलिखित में से किस वस्तु का भार सबसे अधिक है? A खाद्य और पेय पदार्थ, B पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ, C कपड़े और जूते, D विविध। सही उत्तर A खाद्य और पेय पदार्थ। विवरण: CPI टोकरी में खाद्य और पेय पदार्थ समूह का भार सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है और उनकी कीमतों में बदलाव का जीवन यापन की कुल लागत पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। Q57 प्रश्न 2011 में सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर की शुरुआत के बाद से बैंकों के लिए सुविधा के तहत उधार लेने की सीमा क्या है? ANDTL का 1%, BNDTL का 2%, CNDTL का 5%, DNDTL का 10%। सही उत्तर BNDTL का 2%। विवरण: जब 2011 में सीमांत स्थायी सुविधा MSF की शुरुआत की गई थी तो बैंकों के लिए उधार लेने की सीमा उनके शुद्ध मांग और समय देनदारियों NDTL का 1% निर्धारित की गई थी। समय के साथ इस सीमा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाया गया है और ये वर्तमान में बैंक के NDTL का 2% है। Q58 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं थोक मूल्य सूचकांक WPI बास्केट में शामिल हैं? 1 प्राथमिक वस्तुएं, 2 आवास, 3 ईंधन और बिजली, 4 निर्मित उत्पाद। विकल्प: A1 और 3, B 2 और 3, C1 3 और 4, D 2 3 और 4। सही उत्तर C1 3 और 4। विवरण: थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक व्यवसायों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की औसत कीमतों में बदलाव को मापता है। भारत में WPI की टोकरी में 3 मुख्य समूह शामिल हैं: प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और निर्मित उत्पाद। आवास एक सेवा है और WPI में शामिल नहीं है। Q59 प्रश्न थोक मूल्य सूचकांक WPI बास्केट में निम्नलिखित में से किस वस्तु का भार सबसे अधिक है? A प्राथमिक वस्तुएं, B ईंधन और बिजली, C निर्मित उत्पाद, D ईंधन और प्रकाश। सही उत्तर C निर्मित उत्पाद। विवरण: WPI बास्केट के भीतर निर्मित उत्पाद समूह का भार सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें विभिन्न उद्योगों की वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो इसे सूचकांक का सबसे बड़ा घटक बनाती है। Q60 प्रश्न स्थायी जमा सुविधा SDF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? SDF वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखे बिना अपनी तरलता के प्रबंधन के लिए उपलब्ध है। B RBI से अत्यधिक उधार लेने को हतोत्साहित करने के लिए SDF दर हमेशा रिवर्स रेपो दर से अधिक होती है। CSDF रिवर्स रेपो दर के समान बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने का एक उपकरण है। D इसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 8 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। सही उत्तर B RBI से अत्यधिक उधार लेने को हतोत्साहित करने के लिए SDF दर हमेशा रिवर्स रेपो दर से अधिक होती है। विवरण: ये कथन गलत है। स्थायी जमा सुविधा SDF दर रेपो दर से कम होती है। SDF दर ब्याज दर गलियारे की सीमा के रूप में कार्य करती है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर छत के रूप में कार्य करती है। SDF का उद्देश्य प्रणाली से तरलता को अवशोषित करना है और इसकी दर रेपो दर से कम निर्धारित की जाती है ताकि बैंकों को RBI के पास पैसे पार्क करने के बजाय एक दूसरे को उधार देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रश्न 61 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन तरलता समायोजन सुविधा LAF में शामिल है? विकल्प A केवल रेपो दर, B रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों, C केवल बैंक दर, D केवल सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर। सही उत्तर B
रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों। विवरण: तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंकों को धन उधार देने या उनसे धन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है। इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं। रेपो दर वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। रिवर्स रेपो दर वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। प्रश्न 62। प्रश्न: नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? विकल्प: ए बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देयताओं NDTL का प्रतिशत जिसे RBI के पास नकद आरक्षित के रूप में बनाए रखना चाहिए। बी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए आवश्यक राशि। सी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण पर RBI द्वारा लगाई जाने वाली ब्याज दर। डी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के लिए रखा गया आरक्षित धन। सही उत्तर: ए बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देयताओं NDTL का प्रतिशत जिसे RBI के पास नकद आरक्षित के रूप में बनाए रखना चाहिए। विवरण: नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR वह प्रतिशत है जो प्रत्येक बैंक को अपनी कुल शुद्ध मांग और सावधि देयताओं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL का एक हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास नकद के रूप में अनिवार्य रूप से रखना होता है। बैंक को इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। प्रश्न 63। प्रश्न: वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? विकल्प: NDTL का वो प्रतिशत जिसे बैंकों को नकदी, सोना या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना चाहिए। बी बैंक रियायती दरों पर सरकारी परियोजनाओं को उधार देते हैं। सी RBI के पास बैंकों द्वारा रखी गई जमा राशियों पर ब्याज दर। डी रिजर्व बैंक विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास रखते हैं। सही उत्तर: NDTL का वो प्रतिशत जिसे बैंकों को नकदी, सोना या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना चाहिए। विवरण: वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम प्रतिशत है जिसे प्रत्येक बैंक को अपनी शुद्ध मांग और सावधि देयताओं NDTL का नकदी, सोना या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। यह बैंकों की तरलता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है। प्रश्न 64। प्रश्न: हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस दौरान होने की संभावना है। विकल्प: ए उच्च मुद्रास्फीति अवधि। बी अपस्फीति सर्पिल या गंभीर आर्थिक मंदी। सी उच्च आर्थिक विकास की अवधि। डी संतुलित राजकोषीय बजट परिदृश्य। सही उत्तर: बी अपस्फीति सर्पिल या गंभीर आर्थिक मंदी। विवरण: हेलीकॉप्टर मनी एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपाय है जिसमें केंद्रीय बैंक सीधे अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा डालता है, जैसे कि सीधे सरकार या नागरिकों को पैसे वितरित करना। इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था गंभीर अपस्फीति या मंदी का सामना कर रही होती है और अन्य पारंपरिक मौद्रिक उपकरण अप्रभावी साबित होते हैं। इसका उद्देश्य मांग को बढ़ावा देना और आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करना है। प्रश्न 65। प्रश्न: बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत वैधानिक तरलता अनुपात SLR बनाए रखा जाता है? विकल्प: ए धारा 24, बी धारा 45, सी धारा 17, डी धारा 10। सही उत्तर: ए धारा 24। विवरण: भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और सावधि देयताओं NDTL का एक निश्चित प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात SLR के रूप में बनाए रखने का निर्देश देता है। प्रश्न 66। प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ऑपरेशन ट्विस्ट अल्पकालिक प्रतिभूतियों की एक साथ बिक्री और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद है। 2. वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात एक विशिष्ट अवधि के दौरान शुद्ध मांग और समय देयताओं NDTL में वृद्धि पर केंद्रीय बैंक द्वारा लगाया गया अतिरिक्त भंडार है। विकल्प: ए केवल 1B, केवल 2C1 और 2 दोनों। डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर: C1 और 2 दोनों। विवरण: कथन 1 सही है। ऑपरेशन ट्विस्ट एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसमें केंद्रीय बैंक अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर और दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम करने का प्रयास करता है। कथन 2 भी सही है। वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत RBI बैंकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी NDTL में हुई वृद्धि का एक अतिरिक्त हिस्सा CRR के रूप में बनाए रखने के लिए कहता है। प्रश्न 67। प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. थोक मूल्य सूचकांक WPI के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए BN गोल्डार समिति का गठन किया गया था। 2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए रमेश चंद समिति का गठन किया गया था। विकल्प: ए केवल 1B, केवल 2C1 और 2 दोनों। डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर: C1 और 2 दोनों। विवरण:
कथन एक सही है। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए BN गोल्डार समिति का गठन किया गया था। कथन दो भी सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए रमेश चंद समिति का गठन किया गया था। प्रश्न 68। प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती करता है तो प्रतिशत में कितनी कमी होगी? विकल्प ए 0.75%, B 7.5%, C 0.0075%, D 75%। सही उत्तर ए 0.75%। विवरण: आधार अंक बेसिस पॉइंट माइनस BPS का उपयोग ब्याज दरों में बहुत छोटी वृद्धि या कमी को मापने के लिए किया जाता है। एक आधार अंक 0.01% के बराबर होता है, इसलिए 75 आधार अंक की कमी का मतलब है 75 टाइम्स 0.01% इक्वल्स 0.75%। अतः रेपो दर में 0.75% की कमी होगी। प्रश्न 69। प्रश्न, CPI-RL और CPI-AL के लिए आधार वर्ष जो अपरिवर्तित रहता है। विकल्प ए 1961, B 1970, C 1986-87, D 1991। सही उत्तर C 1986-87। विवरण: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स CPI-RL और कृषि श्रमिक एग्रीकल्चरल लेबरर्स CPI-AL के लिए आधार वर्ष 1986-87 है और यह अपरिवर्तित बना हुआ है। प्रश्न 70। प्रश्न, आरक्षित अनुपात CRR और SLR के संबंध में सही कथनों को पहचानें। 1. CRR को RBI के पास नकदी के रूप में रखा जाता है। 2. SLR को नकदी, सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्तियों के रूप में बनाए रखा जाता है। 3. बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने के लिए CRR और SLR दोनों का उपयोग उपकरण के रूप में किया जाता है। 4. बैंक CRR और SLR दोनों रिजर्व पर ब्याज कमाते हैं। विकल्प ए केवल 1 और 2, B केवल 1, 2 और 3, C 1, 2, 3 और 4, D केवल 2 और 4। सही उत्तर B केवल 1, 2 और 3। विवरण: कथन एक सही है। नकद आरक्षित अनुपात CRR को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास केवल नकदी के रूप में रखा जाता है। कथन दो सही है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR को बैंकों द्वारा नकदी, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखा जाता है। कथन 3 सही है। CRR और SLR दोनों ही मौद्रिक नीति के उपकरण हैं जिनका उपयोग RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता, पैसे की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कथन 4 गलत है। बैंक अपने CRR और SLR रिजर्व पर कोई ब्याज नहीं कमाते हैं। प्रश्न 71। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक 2012 को अपने आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हैं? 1. CPI शहरी, 2. CPI ग्रामीण, 3. CPI संयुक्त, 4. CPI औद्योगिक श्रमिक। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A 1, 2 और 3, B 2 और 3, C 1, 3 और 4, D 2, 3 और 4। सही उत्तर A 1, 2 और 3। विवरण: भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के ग्रामीण, शहरी और संयुक्त संस्करणों के लिए आधार वर्ष 2012 है। ये सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किए जाते हैं। हालांकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW का आधार वर्ष 2016 है, जिसे श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए आसान मौद्रिक नीति का उपयोग मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। B सख्त मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उधार लेने की लागत को बढ़ाती है। C सख्त मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती है। D आसान मौद्रिक नीति को विस्तारवादी मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर C सख्त मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती है। विवरण: सख्त मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करना है। ये ब्याज दरों को बढ़ाकर किया जाता है, जिससे उधार लेना और खर्च करना महंगा हो जाता है। इसका परिणाम आर्थिक विकास को धीमा करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है, न कि उसे बढ़ावा देना। प्रश्न 73। मुक्त बाजार प्रचालन OMO क्या है? ए RBI द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री, B RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, C सरकार द्वारा खुले बाजार के व्यवसायों पर कराधान, D अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का विनियमन। सही उत्तर B RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। विवरण: मुक्त बाजार प्रचालन OMO एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है ताकि बाजार में तरलता लिक्विडिटी को बढ़ाया या घटाया जा सके। प्रश्न 74। तटस्थ मौद्रिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये न तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है और न ही प्रतिबंधित करता है। बी, इसका उपयोग सामान्य परिस्थितियों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। सी, इसमें ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं। डी, इसे संतुलित मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। सही उत्तर सी, इसमें ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं। विवरण। एक तटस्थ मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिर स्थिति में रखना है। ये न तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त होती है और न ही विकास को बढ़ावा देने के लिए आसान होती है। इसलिए इसमें ब्याज दरों या मुद्रा आपूर्ति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल नहीं होते। प्रश्न 75। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आधार वर्ष संशोधन के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। 1. सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों संशोधनों में ऊर्जा और ईंधन की कीमतें शामिल थीं। 2. सीपीआई का आधार वर्ष 2012 तथा डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी केवल 2। विवरण। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है। कथन एक गलत है क्योंकि डब्ल्यूपीआई संशोधन 2011-12 में केवल वस्तुएं शामिल हैं, जबकि सीपीआई में सेवाएं और ईंधन भी शामिल होते हैं। प्रश्न 76। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा महंगी मौद्रिक नीति के तहत रेपो दर का क्या होता है? ए, वृद्धि, बी, कमी, सी, अपरिवर्तित रहती है, डी, अस्थायी रूप से समाप्त। सही उत्तर ए, वृद्धि। विवरण। एक महंगी या सख्त मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। ऐसा करने के लिए आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, जिससे बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बैंक भी अपनी उधार दरों में वृद्धि करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में उधार लेने और खर्च करने में कमी आती है। प्रश्न 77। कोबवे प्रभाव से तात्पर्य है? ए, एक ऐसी घटना जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव आपूर्ति में उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है, जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है। बी, मूल्य सीमा का प्रभाव मांग में अचानक वृद्धि का कारण बनता है। सी, लगाए गए मूल्य तल के कारण बाजार की निकासी में असमर्थता। डी, उपभोक्ता मांग पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रभाव। सही उत्तर ए, एक ऐसी घटना जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव आपूर्ति में उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है, जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है। विवरण। कोबवे प्रभाव एक आर्थिक मॉडल है जो कृषि बाजारों जैसे बाजारों में मूल्य और आपूर्ति के बीच चक्रीय संबंधों का वर्णन करता है। ये तब होता है जब उत्पादक पिछली कीमतों के आधार पर अपने उत्पादन निर्णयों को आधार बनाते हैं, जिससे भविष्य में मूल्य और आपूर्ति में लगातार उतार चढ़ाव होता है। प्रश्न 78। उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है? ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, बी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सी, बेरोजगारी दर, डी, व्यापार संतुलन। सही उत्तर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। विवरण। उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई उत्पादकों के दृष्टिकोण से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। चूंकि पीपीआई उत्पादन के स्तर पर कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है, यह अक्सर भविष्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में होने वाले परिवर्तनों का एक अग्रदूत या प्रमुख संकेतक होता है। प्रश्न 79। उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई से किस प्रकार भिन्न है? 1. पीपीआई में कर शामिल नहीं है। 2. पीपीआई में माल और सेवाएं शामिल हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई केवल माल पर केंद्रित है। 3. डब्ल्यूपीआई थोक मूल्यों को दर्शाता है, जबकि पीपीआई उत्पादक के दृष्टिकोण से कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है। 4. पीपीआई का दायरा डब्ल्यूपीआई से व्यापक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 4, सी, 1, 2, 3 और 4, डी, केवल 3 और 4। सही उत्तर सी, 1, 2, 3 और 4। विवरण। पीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। पीपीआई में उत्पादन स्तर पर कीमतों में बदलाव शामिल होता है और इसमें कर शामिल नहीं होते। इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। वहीं डब्ल्यूपीआई में थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव शामिल होते हैं और इसमें कर शामिल होते हैं। इस प्रकार पीपीआई का दायरा डब्ल्यूपीआई से अधिक व्यापक होता है, क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों को कवर करता है और करों के प्रभाव को हटाता है। प्रश्न 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा संकलित किया जाता है। 2.
थोक खाद्य मूल्य सूचकांक WFPI केवल कृषि उत्पादों के मूल्य परिवर्तनों पर नजर रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए केवल 1। विवरण: कथन 1 सही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2 गलत है। थोक खाद्य मूल्य सूचकांक WFPI एक काल्पनिक सूचकांक है और इसका कोई आधिकारिक प्रकाशन नहीं होता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI में खाद्य वस्तुएं शामिल होती हैं, लेकिन ये केवल कृषि उत्पादों तक ही सीमित नहीं है। प्रश्न 81। प्रश्न: भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP कौन प्रकाशित करता है? विकल्प: ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी वित्त मंत्रालय, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सही उत्तर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। विवरण: भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का संकलन और प्रकाशन मासिक आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। यह सूचकांक देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मापता है। NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रश्न 82। प्रश्न: इनमें से कौन से साधन मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष साधनों की श्रेणी में आते हैं? 1. नकद आरक्षित अनुपात CRR, 2. वैधानिक तरलता अनुपात SLR, 3. रेपो दर, 4. नैतिक दबाव विकल्प: ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपरोक्त सभी सही उत्तर ए केवल 1 और 2। विवरण: मौद्रिक नीति के साधनों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है: प्रत्यक्ष डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट साधन। प्रत्यक्ष साधन वे हैं जो सीधे बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इनमें नकद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR शामिल हैं। CRR में बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नकद के रूप में रखना होता है। SLR में उन्हें अपनी जमा का एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और सोने के रूप में रखना होता है। अप्रत्यक्ष साधन बाजार आधारित होते हैं और इनमें रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नैतिक दबाव मॉरल सुएजन जैसे उपकरण शामिल हैं। ये सीधे बैंकों को बाध्य नहीं करते, बल्कि संकेत देकर या बाजार के माध्यम से उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 83। प्रश्न: फेड टैपरिंग से तात्पर्य है? विकल्प: ए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कमी, बी फेडरल रिजर्व के परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम में क्रमिक कमी, सी मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि, डी राजकोषीय नीति को सख्त करना। सही उत्तर बी फेडरल रिजर्व के परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम में क्रमिक कमी। विवरण: फेड टैपरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अपने मात्रात्मक सहजता क्वांटिटेटिव ईजिंग कार्यक्रम को धीरे धीरे कम करता है। इस कार्यक्रम के तहत फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए सरकारी बॉन्ड और अन्य संपत्तियां खरीदता है। जब अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ता है तो फेड इस खरीद को कम करना शुरू कर देता है, जिसे टैपरिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को धीरे धीरे बाहर निकालना होता है। प्रश्न 84। प्रश्न: भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? विकल्प: ए वित्त मंत्रालय, बी मौद्रिक नीति समिति, सी नीति आयोग, डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सही उत्तर बी मौद्रिक नीति समिति। विवरण: भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने और लागू करने का कार्य मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC करती है। इस समिति की स्थापना 2016 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। MPC में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक RBI से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रश्न 85। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी डोविश मौद्रिक नीति की विशेषता है? विकल्प: ए ब्याज दरों में वृद्धि, बी मुद्रा आपूर्ति में कमी, सी ब्याज दरों में कमी, डी सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। सही उत्तर सी ब्याज दरों में कमी। विवरण: मौद्रिक नीति के संदर्भ में डोविश रुख का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ढीली मौद्रिक नीति अपना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ऋण और निवेश को प्रोत्साहित करके रोजगार और मांग बढ़ाना होता है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं ब्याज दरों में कमी और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती हैं। इसके विपरीत हॉकिश रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपना रहा है, जिसमें ब्याज दरों में वृद्धि और मुद्रा आपूर्ति में कमी शामिल होती है। प्रश्न 86। प्रश्न: हेलीकॉप्टर मनी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? विकल्प: ए जॉन मेनार्ड कीन्स, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी बेन बर्नानके, डी पॉल क्रुगमैन। सही उत्तर बी मिल्टन फ्रीडमैन। विवरण:
हेलीकॉप्टर मनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में किया था। ये एक गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति है जिसमें केंद्रीय बैंक सीधे लोगों के बीच बड़ी मात्रा में पैसा वितरित करता है, जैसे कि एक हेलीकॉप्टर से पैसे गिराए जा रहे हों। इसका उद्देश्य आर्थिक मंदी के दौरान उपभोक्ता मांग को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। प्रश्न 87। प्रश्न दीर्घ अवधि रेपो परिचालन LTRO का उद्देश्य है। विकल्प ए बैंकों को एक निश्चित रेपो दर पर दीर्घ अवधि ऋण प्रदान करना, बी अल्प अवधि में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना, सी बैंकों के लिए नकद आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाना, डी मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करना। सही उत्तर ए बैंकों को एक निश्चित रेपो दर पर दीर्घ अवधि ऋण प्रदान करना। विवरण दीर्घ अवधि रेपो परिचालन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस माइनस LTRO एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य बैंकों को 1 साल से 3 साल तक की अवधि के लिए निश्चित रेपो दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। ये बैंकों को दीर्घकालिक पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण दे सकें और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। प्रश्न 88। प्रश्न मात्रात्मक सहजता एक गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति उपकरण है जहां विकल्प ए केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, बी केंद्रीय बैंक तरलता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, सी सरकार राजकोषीय खर्च कम करती है, डी बैंक आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं। सही उत्तर बी केंद्रीय बैंक तरलता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। विवरण मात्रात्मक सहजता क्वांटिटेटिव ईजिंग QE एक गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और तरलता को बढ़ाने के लिए करते हैं, खासकर तब जब ब्याज दरें पहले से ही बहुत कम हों। इसके तहत केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड या अन्य वित्तीय संपत्तियों को सीधे बाजार से खरीदता है, जिससे बैंकों के पास अधिक नकदी आती है और वे इसे ऋण के रूप में दे सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न 89। प्रश्न राजकोषीय नीति द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1 सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, 2 करों में वृद्धि, 3 विनिवेश में कमी, 4 मुद्रा आपूर्ति में कमी। विकल्प ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी केवल 3 और 4। सही उत्तर बी केवल 2 और 4। विवरण राजकोषीय नीति का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कुल मांग को कम करना होता है। करों में वृद्धि जब सरकार करों को बढ़ाती है तो लोगों के पास खर्च करने योग्य आय कम हो जाती है, जिससे कुल मांग और मुद्रास्फीति का दबाव कम होता है। ये एक सही तरीका है। मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रा आपूर्ति को कम करना मौद्रिक नीति का हिस्सा है, न कि राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति में सरकारी खर्च और कराधान शामिल होते हैं। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि और विनिवेश में कमी प्राथमिक रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष राजकोषीय उपाय नहीं है। इसलिए राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करों में वृद्धि सबसे प्रभावी तरीका है। दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक संयोजन केवल 2 और 4 है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति में कमी एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है। प्रश्न 90। प्रश्न बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए ये योजना अप्रैल 2004 में शुरू की गई थी, बी इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना है, सी MSS में भारतीय रिजर्व बैंक RBI सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, डी ये मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है जो अपस्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। सही उत्तर डी ये मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है जो अपस्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। विवरण बाजार स्थिरीकरण योजना मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS की शुरुआत अप्रैल 2004 में की गई थी। विकल्प ए सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना है। विकल्प बी सही है। तरलता को अवशोषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। विकल्प सी सही है, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद अतिरिक्त नकदी RBI के पास चली जाती है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि MSS का उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति को कम करना है, न कि बढ़ाना। मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है, न कि अपस्फीति को। प्रश्न 91 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कर दरों में वृद्धि करना इसका उदाहरण है। विकल्प ए विस्तारवादी राजकोषीय नीति, विकल्प बी संकुचनकारी राजकोषीय नीति, विकल्प सी तटस्थ राजकोषीय नीति, विकल्प डी प्रशासनिक नीति। सही उत्तर बी संकुचनकारी राजकोषीय नीति। विवरण संकुचनकारी राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
जब सरकार करों में वृद्धि करती है तो लोगों के पास खर्च करने योग्य आय डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे कुल मांग एग्रीगेट डिमांड घटती है। मांग में कमी से कीमतें स्थिर होती हैं और मुद्रास्फीति कम होती है। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सा से राजकोषीय नीति का राजस्व घटक है? 1. सार्वजनिक कार्य, 2. कर, 3. सब्सिडी, 4. विनिवेश, 5. सरकारी बांड। विकल्प ए केवल 1, 2 और 4, विकल्प बी केवल 2, 4 और 5, विकल्प सी 1, 3 और 5, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर बी केवल 2, 4 और 5। विवरण: राजस्व घटक सरकार की आय से संबंधित होते हैं। कर, टैक्सेस, सरकार की आय का सबसे प्रमुख स्रोत। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी संपत्तियों को बेचकर प्राप्त होने वाला राजस्व। सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड जारी करके सरकार द्वारा जुटाया गया पैसा। सार्वजनिक कार्य, पब्लिक वर्क्स और सब्सिडीज सरकारी खर्च के हिस्से हैं, इसलिए वे व्यय घटक एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, न कि राजस्व घटक के। प्रश्न 93, राजकोषीय नीति के एक घटक के रूप में सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य है? विकल्प ए करों के माध्यम से एकत्रित राजस्व, विकल्प बी सरकार द्वारा लिए गए ऋण, विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान, विकल्प डी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से राजस्व। सही उत्तर बी सरकार द्वारा लिए गए ऋण। विवरण: सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेट वो कुल राशि है जो सरकार ने आंतरिक, देश के भीतर और बाहरी विदेशों से स्रोतों से उधार ली है। ये सरकार की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उपयोग अक्सर बजट घाटे को पूरा करने और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 94, घाटे का बजट क्या दर्शाता है? विकल्प ए व्यय की तुलना में राजस्व की अधिकता, विकल्प बी राजस्व की तुलना में व्यय की अधिकता, विकल्प सी सरकार का कुल राजस्व, विकल्प डी सरकार का कुल ऋण। सही उत्तर बी राजस्व की तुलना में व्यय की अधिकता। विवरण: घाटे का बजट डेफिसिट बजट तब होता है जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय राजस्व से अधिक हो जाता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार आमतौर पर बांड जारी करके या उधार लेकर धन जुटाती है। प्रश्न 95, मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए किस प्रकार के बजट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? विकल्प ए संतुलित बजट, विकल्प बी अधिशेष बजट, विकल्प सी घाटे का बजट, विकल्प डी शून्य आधारित बजट। सही उत्तर बी अधिशेष बजट। विवरण: अधिशेष बजट सरप्लस बजट वो होता है जिसमें सरकार का राजस्व उसके व्यय से अधिक होता है। मुद्रास्फीति के समय सरकार जानबूझकर खर्च कम करती है और या कर बढ़ाती है ताकि अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता लिक्विडिटी को निकाला जा सके। इससे कुल मांग कम होती है, जिससे कीमतें स्थिर होती हैं और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है। प्रश्न 96, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिशेष बजट में आमतौर पर कौन सा राजकोषीय नीति उपाय शामिल किया जाता है? विकल्प ए निवेश में कमी, विकल्प बी कराधान में कमी, विकल्प सी सरकारी व्यय में कमी, विकल्प डी सब्सिडी में वृद्धि। सही उत्तर सी सरकारी व्यय में कमी। विवरण: मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिशेष बजट बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्च को कम करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को सीमित करना है। जब सरकार कम खर्च करती है तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचता है, जिससे कुल मांग और कीमतों पर दबाव कम होता है। प्रश्न 97, निम्नलिखित में से कौन विस्तारवादी राजकोषीय नीति की विशेषता नहीं है? विकल्प ए सरकारी व्यय में वृद्धि, विकल्प बी कर दरों में कमी, विकल्प सी राजकोषीय घाटे में कमी, विकल्प डी उच्च समग्र मांग को बढ़ावा देना। सही उत्तर सी राजकोषीय घाटे में कमी। विवरण: विस्तारवादी राजकोषीय नीति एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक मंदी के दौरान मांग और आर्थिक विकास को बढ़ाना है। इसमें सरकारी खर्च में वृद्धि और या करों में कमी की जाती है। इन उपायों से आमतौर पर सरकारी व्यय बढ़ता है और राजस्व कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, न कि उसमें कमी आती है। प्रश्न 98, रिवर्स रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए वाणिज्यिक बैंकों को धन उपलब्ध कराकर बैंकिंग प्रणाली में तरलता लाना, विकल्प बी वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेकर और अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, विकल्प सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋणों पर ब्याज दरें निर्धारित करना, विकल्प डी वाणिज्यिक बैंकों से सरकार के लिए उधार लेने की लागत निर्धारित करना। सही उत्तर बी वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेकर और अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। विवरण: रिवर्स रेपो दर रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है।
इसका उपयोग अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। जब आरबीआई रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है तो बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास रखने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बाजार में धन की उपलब्धता कम हो जाती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है। प्रश्न 99। मात्रात्मक सहजता एक गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति उपकरण है जहां विकल्प ए केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, विकल्प बी केंद्रीय बैंक तरलता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, विकल्प सी सरकार राजकोषीय खर्च कम करती है, विकल्प डी बैंक आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं। सही उत्तर बी केंद्रीय बैंक तरलता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। विवरण। मात्रात्मक सहजता क्वांटिटेटिव ईजिंग एक ऐसी मौद्रिक नीति है जिसमें केंद्रीय बैंक सीधे वित्तीय बाजारों से सरकारी बॉन्ड या अन्य वित्तीय संपत्ति खरीदता है। यह कदम अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति, मनी सप्लाई और तरलता बढ़ाने के लिए उठाया जाता है, खासकर तब जब पारंपरिक ब्याज दरें पहले से ही बहुत कम हों। प्रश्न 100। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए विस्तारवादी राजकोषीय नीति से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। कारण आर इसमें मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना और करों को कम करना शामिल है। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विवरण। कथन ए सत्य है। जब सरकार विस्तारवादी नीति अपनाती है तो वो सरकारी खर्च बढ़ाती है और करों में कमी करती है, जिससे राजस्व कम होता है। इन दोनों कारणों से सरकारी आय की तुलना में खर्च बढ़ जाता है, जिससे राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। कारण आर भी सत्य है और ये कथन ए का सही कारण भी है। ये बिल्कुल यही बताता है कि विस्तारवादी नीति में क्या होता है, खर्च बढ़ाना, कर कम करना, और यही वह कारण है जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ता है।